फिल्म के आगाज में हम एक वीरान हवाई अड्डे का मंजर देखते हैं, जहां बहुत से मुर्दा नुमा इंसान ज़ॉम्बीज़ बेमकसद और सुस्त रवि से उधर-उधर घूम रहे हैं। ये मुर्दा नुमा इंसान अपनी माजी की इंसानी जिंदगी की कुछ बुनियादी आदतों को बेध्यानी में दोहराते रहते हैं और जब भी उन्हें शदीद भूख सताती है तो वो ग़िज़ा यानी जिंदा इंसानों की तलाश में शहर का रुख करते हैं। आम इंसानों ने इन खूनख्वार ज़ॉम्बीज़ के हमलों से महफूज रहने के लिए अपने शहर के इर्द गिर्द एक बेहद बड़ी, मजबूत और ऊंची दीवार तामीर कर रखी है, जहां तमाम इंसान खौफ से आज़ाद होकर सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हवाई अड्डे की वीरानी में घूमते हुए आर नामी एक मुर्दा इंसान को दिखाया जाता है, जो मुसलसल अपने माजी को याद करने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है कि वो आखिर इस हालत तक कैसे पहुंचा। उसे अपना पूरा नाम भी याद नहीं था, बस ज़हन के किसी धुंधले कोने में इतना महफूज था कि उसके नाम का पहला हर्फ आर है। आर अपने अंदर ही अंदर खुद से बातें करता है और सोचता है कि अगरचे वो एक मुर्दा जिस्म बन चुका है, लेकिन वो इस बेमकसद और रूह के बगैर ज़िंदगी के बजाय इंसानों की तरह दोबारा हंसना, बोलना और जीना चाहता है। मगर ज़ॉम्बी होने की मजबूरी के बायस उसके मुंह से अल्फाज के बजाय सिर्फ कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें ही निकल पाती हैं। यही कहानी में हमारा सामना कुछ निहायत खौफनाक, वहशी और बेरहम मखलूक़ात से होता है, जिन्हें बोन्स यानी हड्डियों के ढांचे कहा जाता है। ये जिस्मानी गोश्त से बिल्कुल महरूम, सिर्फ सूखी हड्डियों का ढांचा होते हैं, जो आम मुर्दा इंसानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़, खूनख्वार और जालिम होते हैं। आर अच्छी तरह जानता है कि अगर वो यूं ही रहा तो एक दिन तमाम मुर्दा इंसानों की तरह वो भी आखिरकार हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। वो एक ज़ॉम्बी को तकलीफ से अपनी खाल उतारते हुए देखता है, जो देखते ही देखते हड्डियों का ढांचा बन जाता है। आर ये हौलनाक मंजर देखकर अंदर से डर जाता है और वो कभी भी ऐसा वहशी नहीं बनना चाहता। आर ने एक वीरान तैयारे के अंदर अपना एक छोटा सा घर बना रखा है, जहां वो पुराने ग्रामोफोन पर म्यूजिक सुनता है। वो अक्सर अपने दोस्त एम के पास जाता है। दोनों आपस में बोलकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन लंबी खामोशी और कुछ अजीब आवाज़ों के जरिए एक दूसरे के जज्बात को बखूबी समझ लेते हैं। फिर जब आर, एम और उनके दीगर साथियों को शदीद भूख सताती है, तो वो खुराक की तलाश में शहर की हुदूद की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इंसानों के महफूज शहर में जूली नामी एक लड़की और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। जूली के वालिद आर्मी के आला अफसर यानी कर्नल हैं। वो जूली, उसके रफ़ीक़े हयात बैरी और दीगर नौजवानों को हथियारों के साथ शहर की हिफाजती दीवार से बाहर ज़ॉम्बीज़ वाले ख़तरे से घिरे इलाके में भेजते हैं, ताकि वो वहाँ की एक इमारत से अद्वियात ला सकें, जिससे शहर के बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। वो तमाम लोग जब इमारत के अंदर से अद्वियात जमा कर रहे होते हैं, तभी जोली की दोस्त नूरा को किसी गैर मामूली आहट का एहसास होता है और वो सब होशियार हो जाते हैं। अगले ही पल आर और उसके साथ बहुत से मुर्दा इंसान उन पर अचानक हमला कर देते हैं। सख्त मुकाबले और फायरिंग के दौरान बैरी आर को गोली मारकर नीचे गिरा देता है। इंसान उन मुर्दा इंसानों को ख़त्म करने के लिए सीधा उनके सरों पर निशाना बनाते हैं। आर जब जूली की तरफ बढ़ता है तो बैरी उस पर दोबारा गोली चलाता है, लेकिन आर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बैरी को नीचे गिराकर उस पर झपट पड़ता है। बैरी को मारने के बाद आर उसका दिमाग खाने लगता है। आर की ये खुसूसियत होती है कि जब भी वो किसी इंसान का दिमाग खाते हैं तो उन्हें उस इंसान की तमाम माजी की यादें, एहसासात और मोहब्बत शदीद अंदाज में महसूस होने लगते हैं। बैरी का दिमाग खाते ही आर को जूली और बैरी की गुजरे हुए दिनों की खूबसूरत और मोहब्बत भरी यादें नज़र आने लगती हैं। जूली घबराकर अपने दोस्त बैरी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसी इस्ना में उसकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। आर जब जूली को देखता है तो वो फौरन समझ जाता है कि ये वही जूली है जो बैरी की गर्लफ्रेंड थी। डरी हुई जूली अपनी हिफाजत के लिए आर पर चाकू से वार करती है, लेकिन आर को उससे कोई चोट नहीं पहुंचती। आर को जूली की मासूमियत देखकर उससे पहली ही नज़र में सच्ची मोहब्बत हो जाती है। जूली को दीगर ज़ॉम्बियों के होलनाक हमले से बचाने के लिए आर अपने हाथ से ज़ॉम्बी का खून जूली के चेहरे पर लगा देता है, ताकि
बाकी मुर्दा इंसानों को उसमें से इंसान के बजाय ज़ॉम्बी की ही बू आए और वो उस पर हमला ना करें। उसके बाद आर जूली को अपने साथ हवाई अड्डे की तरफ ले जाता है। आर जूली को निहायत हिफाजती तदाबीर के साथ अपने तैयारे के अंदर ले आता है। जूली शदीद खौफजदा होकर तैयारे के एक कोने में दबक कर बैठ जाती है। आर उसे खुद से डरा हुआ देखकर खामोशी से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। जूली मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर ज़ॉम्बियों का पहरा देखती है तो मजबूरन वापस अंदर आ जाती है। बाहर जाकर आर बैरी के दिमाग का बाकी बचा हुआ हिस्सा भी खा लेता है, जिससे उसे मालूम होता है कि जूली और बैरी पहले भी एक खुफिया रास्ते से बैरी के वालिद को ढूंढने यहाँ आए थे। जब आर वापस तैयारे में आता है तो देखता है कि जूली सर्दी से कांप रही है। वो हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए उसे एक गर्म जैकेट देता है और माहौल का डर खत्म करने के लिए एक म्यूजिक बजा देता है। जूली की कुर्बत और उसके एहसास की वजह से आर का सालों से मुर्दा और मुरझाया हुआ दिल पहली बार आहिस्ता से धड़कने लगता है, जो इस बात का सबूत था कि उसके अंदर की इंसानियत अब आहिस्ता आहिस्ता लौट रही थी। अगली सुबह जूली भूख का बहाना बनाकर आर को बाहर से कुछ खाने को लाने का कहती है, ताकि वो उसे धोखा देकर वहां से भाग सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो सामने ज़ॉम्बियों को देखकर एक जगह छुप जाती है। आर वक्त पर वहां पहुंचकर जूली को बचाता है और उसे ज़ॉम्बियों की तरह चलने और अदाकारी करने का इशारा करता है। दोनों मिलकर खाना चराते हैं और वापस तैयारे में आ जाते हैं। अब जूली का खौफ काफी हद तक खत्म हो चुका था और वो आर से बातें करने लगती है। आर उसे बताता है कि उसके नाम का पहला हर्फ आर है। जूली वापस अपने शहर जाना चाहती है, लेकिन आर अपने प्यार की वजह से उसे कुछ दिन और रुकने की इल्तिजा करता है। जूली की बेजारी और उदासी दूर करने के लिए आर उसे एक गाड़ी देता है। जूली खुशी से तैयारे के गिर्द गाड़ी चलाती है, लेकिन जब आर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है तो वो बेध्यानी में गाड़ी को गिराज से टकरा देता है। इस हंसी मजाक और हादसे में उनके दरमियान मौजूद अजनबियत और दूरियां खत्म होने लगती हैं। एक रात जब तैयारे के अंदर हल्की मौसीकी बज रही होती है तो आर का दोस्त एम आवाज सुनकर वहां आ जाता है। उधर तैयारे के अंदर जूली बेरी की अचानक मौत को याद करके उदास हो रही होती है। आर को दिल ही दिल में शदीद नदामत और अफसोस होता है कि बेरी को उसने ही मारा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जूली को ये सच बता सके। जूली के सो जाने के बाद आर बेरी के दिमाग का आखिरी हिस्सा खाकर उसकी यादों में खो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूली फिर से गायब है। जूली हवाई अड्डे के रास्तों पर भाग रही होती है कि अचानक कुछ खूनख्वार मुर्दा इंसान उस पर हमला कर देते हैं। आर बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंचकर पहली बार जूली की जान बचाने के लिए अपनी ही नस्ल के ज़ॉम्बियों से सख्त लड़ाई लड़ता है। तभी वहां उसका दोस्त एम आ जाता है और जूली को इंसान समझकर मारना चाहता है, लेकिन आर जूली के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी कशमकश के दौरान वहां खौफनाक हड्डियों के ढांचों बोन्स का अचानक हमला हो जाता है। उनकी दरिंदगी से बचने के लिए एम एक तेज रफ्तार गाड़ी लाता है और हड्डियों के ढांचों को कुचलते हुए आर और जूली की जान बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मुर्दा इंसानों का एक बहुत बड़ा हुजूम इनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। मुसीबत की इस घड़ी में आर आगे बढ़ता है और सबके सामने जूली का हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। एक मुर्दा इंसान के दिल में इंसान के लिए सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी देखकर बाकी तमाम ज़ॉम्बियों के बंजर और मुर्दा दिलों में भी एहसासात जागने लगते हैं और वो एहतराम से उन्हें जाने का रास्ता दे देते हैं। सफ़र के दौरान रात को शदीद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जूली को सख्त ठंड लगने लगती है। वो गाड़ी रोककर एक वीरान मकान में पनाह लेते हैं, जहां जूली को एक पुराना कैमरा मिलता है और वो मुस्कुराते हुए आर की एक खूबसूरत तस्वीर खींचती है। दूसरी तरफ एम को तलाश के दौरान एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक जोड़ा
ہاتھ تھامے کھڑا ہوتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایم اور دیگر مردہ انسانوں کے دل سالوں بعد دوبارہ دھڑکنے لگتے ہیں۔ وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ محبت سے دوبارہ انسان بننا ممکن ہے، لیکن دوسری طرف ہڈیوں کے ڈھانچے بونز غصے میں آر اور جولی کو ختم کرنے کے لیے ان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ویران گھر میں جب جولی کے آرمی والد کی فوج وہاں سے گزرتی ہے تو جولی آر کو ان سے چھپا لیتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے والد آر کو دیکھتے ہی بغیر کچھ سنے گولی مار دیں گے۔ فوج کے آگے نکل جانے کے بعد آر شدید ندامت کے ساتھ جولی کو سچ بتا دیتا ہے کہ بیری کو اس نے ہی مارا تھا اور ثبوت کے طور پر اس کی گھڑی دکھاتا ہے۔ جولی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ یہ سچ پہلے سے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس رات سچ بولنے اور بوجھ ہلکا ہونے کے بعد آر کو زندگی میں پہلی بار ایک خوبصورت خواب آتا ہے، جو اس کے اندر مکمل انسانیت لوٹ آنے کا واضح ثبوت تھا۔ اگلی صبح جب آر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جولی وہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہوئے غمگین دل کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جولی بھاگتے ہوئے انسانوں کے شہر کے بڑے گیٹ پر پہنچ جاتی ہے، جہاں موجود حفاظتی اہلکار اسے اندر جانے سے روک کر جانچ پڑتال کرتے ہیں تاکہ یقین کر سکیں کہ کہیں وہ زومبی تو نہیں ہے۔ جانچ میں بالکل ٹھیک ثابت ہونے پر اس کے والد کرنل وہاں پہنچتے ہیں اور جولی شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جب آر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہے تو اسے ایک بڑی خوشخبری ملتی ہے۔ تمام ساتھی بتاتے ہیں کہ ان کا جسمانی نظام سدھر رہا ہے اور ان کے دل دوبارہ دھڑکنے لگے ہیں۔ ایم اسے اطلاع دیتا ہے کہ بونز شہر پر ایک بڑا اور ہلاکت خیز حملہ کرنے کی سازش بنا رہے ہیں اور وہ تم دونوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر آر کو اندازہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس بدلاؤ کی خبر انسانوں تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے تاکہ دونوں کی جان بچائی جا سکے۔ آر اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتا ہے اور وہ سب مل کر ہڈیوں کے ڈھانچوں کا راستہ روک لیتے ہیں تاکہ آر نکل سکے۔ آر اسی پرانے اور پوشیدہ راستے سے شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں سے کبھی بیری اور جولی آئے تھے۔ شہر پہنچ کر وہ جولی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ جولی اپنے کمرے میں اپنی سہیلی نورا سے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ آر کا اخلاق اور جذبات بالکل انسانوں جیسے تھے اور وہ اسے بہت یاد کر رہی ہے۔ نورا کے جانے کے بعد جولی بالکنی میں کھڑی آر کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک نیچے کھڑے آر پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ اسے وہاں دیکھ کر جولی حیران رہ جاتی ہے اور گھبراہٹ میں کہتی ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ فوراً تمہیں گولی مار دیں گے۔ تبھی نورا وہاں آتی ہے اور ایک زندہ زومبی کو شہر کے اندر دیکھ کر شش در رہ جاتی ہے۔ وہ دونوں جلدی سے آر کو گھر کے اندر چھپا لیتی ہیں۔ نورا آر سے پوچھ گچھ شروع کرتی ہے اور بات چیت کے دوران نورا اور جولی محسوس کرتی ہیں کہ آر کی گفتگو، چال ڈھال اور رویے میں اب زومبی والی کوئی غیر معمولی بات باقی نہیں رہی۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ جولی کے پوچھنے پر آر بتاتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کا ایک بہت بڑا لشکر شہر پر حملہ کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ مردہ انسان اب واپس انسانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات باقی انسانوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کریں۔ جولی اپنے والد سے بات کرنے کا سوچتی ہے، لیکن وہ ان کے سخت اور آرمی مزاج سے واقف تھی کہ وہ آر کو دیکھتے ہی گولی چلا دیں گے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے جولی اور نورا ایک ترکیب سوچتی ہے اور آر کو فوجیوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس کا بہترین میک اپ کرتی ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر ایک عام انسان لگے۔ اس کے بعد وہ تینوں سیدھے کرنل کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف کرنل کو بھی خفیہ ذرائع سے خبر مل چکی تھی کہ ہڈیوں کے ڈھانچے شہر کی تباہی کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جولی اپنے والد کو ایک طرف لے جا کر رازداری سے کہتی ہے، ڈیڈ، ایک عظیم معجزہ ہوا ہے، مردہ انسان دوبارہ انسان بن رہے ہیں۔
कर्नल को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वालिद को यकीन दिलाने के लिए जूली इशारा करती है और आर सामने आ जाता है। आर खुद एतराफ़ करता है कि वो एक ज़ोंबी था, मगर अब मुकम्मल बदल चुका है। जूली भी उसकी तायीद करती है, लेकिन नफ़रत से भरे कर्नल बगैर सोचे समझे आर पर बंदूक तान लेते हैं। ऐन वक्त पर नूरा पीछे से आकर कर्नल पर बंदूक तान लेती है और उन्हें रोकती है। जूली आर को फौरन भागने का कहती है और दोनों वहां से निकलकर ज़ोंबीज़ के इलाके की तरफ भाग जाते हैं, जहां एम और दीगर साथी उनका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर आर सबको बताता है कि इंसानी जज्बात लौट रहे हैं कि तभी हड्डियों के ढांचे जूली की बू सूंघते हुए वहां हमला कर देते हैं। इस बार एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। जूली की हिफाजत के लिए तमाम मुर्दा इंसान इन खूनख्वार हड्डियों के ढांचों से भर जाते हैं और शदीद जंग शुरू हो जाती है। आर जूली का हाथ पकड़कर महफूज मकाम की तरफ भागता है। इसी दौरान कर्नल की फौज भी वहां पहुंच जाती है और ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है कि मुर्दा इंसान और हड्डियों के ढांचे आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तभी कुछ हड्डियों के ढांचे फौजियों पर पीछे से हमला करते हैं, मगर एक मुर्दा इंसान आगे बढ़कर इन फौजियों की जान बचा लेता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये देखकर फौजियों का शक दूर हो जाता है और वो ज़ोंबियों के साथ मिलकर हड्डियों के ढांचों का खात्मा करने लगते हैं। दूसरी तरफ आर और जूली भागते हुए रास्ते में आने वाले दुश्मनों को ढेर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक गहरी खाई थी जिसके नीचे पानी था और पीछे दुश्मनों का लश्कर। कोई और चारा ना देखकर आर जोली को सीने से लगाता है और खाई में कूद जाता है। वो दुश्मनों से तो बच जाते हैं, लेकिन बेजान जिस्म की वजह से आर पानी की गहराई में डूबने लगता है। जोली हिम्मत दिखाकर गोता लगाती है और उसे किनारे पर खींच लाती है। अब वो दोनों महफूज थे। आर की इस बेपनाह मोहब्बत और जान नसारी को देखकर जोली को भी उससे सच्चा प्यार हो जाता है और वो उसे बोसा देती है। इसी लम्हे एक मौजज़ा होता है। जोली के सच्चे प्यार से आर की आंखों का रंग बदल जाता है और उसका मुर्दा जिस्म एक जिंदा इंसान के रूप में तब्दील हो जाता है। तभी कर्नल अपनी फौज के साथ पहुंचकर आर को अब भी खतरा समझकर उस पर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही आर दर्द से तड़पता है और उसके जख्म से सुर्ख गर्म खून बहने लगता है, क्योंकि अब वो इंसान बन चुका था। कर्नल दोबारा बंदूक तानते हैं, लेकिन जूली ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और चीख कर कहती है, डेड रुक जाइए, देखिए उसका लाल खून बह रहा है। ये अब ज़ोंबी नहीं है। बहता खून देखकर कर्नल को यकीन हो जाता है और वो आर को इलाज के लिए शहर ले जाते हैं। वहाँ इंसानों और बदले हुए लोगों की मुश्तरका ताकत से तमाम हड्डियों के ढांचे का नामो निशान मिटा दिया जाता है। कुछ अरसे बाद एक पुरअमन मंजर दिखाई देता है, जहां इंसानों ने बदले हुए लोगों को खुले दिल से कबूल कर लिया था और वो सब मिलजुल कर एक ही मुआशरे का हिस्सा बनकर रहने लगते हैं।